हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए फिर से एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं, चाइल्ड पेडागोजी, जहाँ पर सीजी टेट के प्रिपरेशंस हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है 241 नंबर क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके सामने: सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन, नवीनीकरण। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है हमने पहले भी किया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो फ़ायदेमंद है, एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मार्गांतरीकरण। ठीक है, कि मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है मार्गांतरीकरण विधि के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 242 नंबर क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जब आप चाइल्ड पेडागोजी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाती है फ्रेंड्स पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को ही कहा जाता है खिलौनों की आयु। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग नाम हैं अलग अलग एज के, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर: निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? ऑप्शंस है व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहु परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर कम्प्लीटली नेगेटिव ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी को आप कट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन फर्स्ट आपके पास है, ऑप्शन बी को भी आप कट कर सकते हैं, बिकॉज निरुत्साहित नहीं करना है, बच्चों को उत्साहित करना है। तो ऑप्शन बी को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो बचे आपके पास दो ऑप्शंस, या तो आप व्याख्यान के लिए प्रेजेंटेशन यूज़ कीजिए या फिर चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल यही हमारा आंसर है, चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों के बीच कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना ही सबसे मेन मुद्दा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने 244 नंबर क्वेश्चन देखिए: बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पर कथन है आपके पास: शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख, बच्चों के प्रयासों का अनुमोदन। एक कथन जो यहाँ पर सत्य नहीं है, जो गलत है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कि बच्चों के अधिगम के लिए कक्षा कक्ष का परिवेश सही होना चाहिए, उसका सृजनशील होना ज़रूरी है। इस परिप्रेक्ष्य में एक कथन यहाँ पर रॉन्ग है। तो शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, अगर आप शिक्षक के अनुसार चलेंगे तो इसमें बच्चों के लिए सुगम परिवेश कैसे हम बना सकते हैं? ठीक है, तो हमेशा हमको बच्चों के अनुसार हमको देखकर सब कुछ करना है। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यही यहाँ पर नेगेटिव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 245 नंबर क्वेश्चन: छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए, गलतियों करने के लिए। तो छात्र स्वाभाविक रूप से किसके लिए प्रेरित होते हैं?
आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज़ यहाँ बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड की जा रही है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज़ आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप हमारे पुराने जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं नवीनता का पता लगाने के लिए। ठीक है, नवीनता का पता लगाने के लिए मतलब वो नए नए चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो प्रेरित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया है 246 नंबर। निम्न में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। ये बुद्धिमत्ता परीक्षण वाला जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो ऑप्शंस है स्टैनफोर्ड बीने, वेस्लर बीने, बेल स्केल्स, रोशार्क परीक्षण। इनमें से कौन सा बुद्धिमत्ता परीक्षण का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। सो यहाँ पर देखिए बेल स्केल जो है वो बुद्धिमत्ता परीक्षण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 247 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करते पर उन्हें दंडित ना करता हो। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। देखिए, एक टॉपिक को किस तरीके से घुमा फिरा कर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बच्चों की गलतियों के संबंध में एक कथन जो यहाँ पर सत्य है वो क्लियर है, ऑप्शन डी है कि बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा होती है। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। ठीक है, हर बच्चा बिना गलती के नहीं सीख सकता। दुनिया का हर एक बच्चा गलती करके ही सीखता है। एज अ टीचर सभी को पता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा। ऑप्शंस है शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या करती है। प्रेरणा अब यहाँ पर किसी लड़की का नाम नहीं है। प्रेरणा मीन्स मोटिवेशन। लर्निंग में मोटिवेशन का क्या काम है। मोटिवेशन जो है वो युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, मतलब उनके अंदर जानने की, जो एक चीज़ को जानने के अंदर एक ललक होती है उस चीज़ को बढ़ाती है। ठीक है, मोटिवेशन, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 249 नंबर क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है। ऑप्शंस है परवरिश और शिक्षा का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, केवल पर्यावरण का। ये हमारे पास एक और ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का। तो केवल आनुवंशिकता का परिणाम तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी को आप कट कर सकते हैं। केवल पर्यावरण का भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर क्लियर है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच का संबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, अलग तरीके से पूछा गया है लेकिन हमने सॉल्व किया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हम सभी के सामने 250 नंबर क्वेश्चन,
अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखिए ऑप्शंस। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारकों से प्रेरित हो। चलिए 4 ऑप्शन है, इसको अच्छे से पढ़िए और सोच समझ के आंसर कीजिए। चाइल्ड पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। तो कौन सा एक कथन सत्य है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में? सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा भी हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। अधिगम के लिए प्रथम शर्त। तो ये है सीखने वाले की अभिप्रेरणा। ठीक है, ये है सबसे पहली शर्त, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्लासेस को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। सीजी टेट के क्लासेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 252 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? पहली शर्त तो सीखने की अभिप्रेरणा है। द्वितीय शर्त क्या है? देखिए ऑप्शंस। सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं, और भी ऑप्शंस है, सीखने वाले की बुद्धि या सीखने वाले की अभिवृत्ति। सीखने की अभिप्रेरणा प्रथम शर्त है। द्वितीय शर्त क्या होगी? सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं। ठीक है, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं इसकी दूसरी शर्त है अधिगम के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सीखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? OMG। सो क्वेश्चन की गहराई को आप समझिए। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले का पुनर्बलन, सीखने वाले का मन। तो अधिगम के लिए जो तृतीय शर्त है वो है आपका सीखने वाले को पुनर्बलन, सीखने वाले को पुनर्बलन। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? सो ये तो क्वेश्चन सीरीज आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है आज। चतुर्थ शर्त क्या है? ऑप्शन देखिए। सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले का घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि या सीखने वाले का मन। तो चतुर्थ शर्त यहाँ पर होनी चाहिए सीखने वाले का अभ्यास। ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप सब यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स नोट करते जा रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहली बार पढ़ी हुई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 255। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है
जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने या गिलफोर्ड ने। किसने यह परिभाषा दी थी कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है? चलिए, इसका आंसर होगा मॉर्गन ने। ठीक है, यह परिभाषा दी थी मॉर्गन ने। तो परिभाषा लिखकर उसके आगे आप मॉर्गन डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 256 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? अगेन एक परिभाषा वाला क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल नोट करेंगे और देखते हैं ऑप्शन है मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने या गिलफोर्ड ने। किसने दी थी यह परिभाषा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है? देखिए, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो कंटेंट है वो क्लियर होगा। सो यह परिभाषा दी है गेट्स ने। गेट्स ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 257। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 258 नंबर क्वेश्चन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, मॉर्गन ने, गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका गिलफोर्ड ने। ठीक है, यह परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल नोट कर लीजिए आंसर और क्वेश्चन दोनों को। क्वेश्चन नंबर है 259 नंबर क्वेश्चन। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? काल्विन, क्रो एंड क्रो ने, गिलफोर्ड ने, मॉर्गन ने। परिभाषा को जरूर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। चलिए, यह है काल्विन द्वारा दी गई परिभाषा। काल्विन द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास बस 1 मंथ ही है प्रिपरेशन के लिए। हो सकता है दिसंबर के बाद आपके एग्जामिनेशन की डेट आ जाए, तो दिसंबर आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और हम यहाँ पर प्रिपरेशंस बैच आपके लिए लेकर आते रहेंगे कंटिन्यू, बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन है 260 नंबर क्वेश्चन। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? ऑप्शंस है क्रो एंड क्रो, फ्राइड ने, मॉर्गन ने या पील ने। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, यह परिभाषा दी है पील ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पील इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 261 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है बर्कल का, CL हल का, कॉलर का या मन का। सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? नहीं, सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किस वैज्ञानिक का सिद्धांत है ये? तो CL हल का ये सिद्धांत है, जाना जाता है सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, CL हल। सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 262। चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग है? चेतना के, मस्तिष्क के, शरीर के या बुद्धि के? तो ये चेतना के ही अंग है। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तीनों चेतना के ही अंग है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 263। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। इनमें से कौन सी एक पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। चलिए, आंसर हो जाएगा इसका खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है खेलने की अवस्था। ठीक है, बाकी सारे पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था की विशेषता के अंतर्गत आती है, लेकिन खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 264। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मन ने, शेल्डन ने, हिपोक्रेट्स ने, कैटेल ने। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हिपोक्रेट्स ने। ठीक है, हिपोक्रेट्स ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर प्लस क्वेश्चन आप नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265, सोच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक, कॉलर, पावलोव, वुडवर्थ। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोच के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कॉलर ने, ठीक है, सॉरी कॉलर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है प्रयास के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, ठीक है, प्रयास और अभ्यास का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 266, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और का में अंतर का के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो यह है दृष्टि दोष, सीखने अक्षम, मानसिक दोष या मानसिक क्षय। 16 को 61 लिखता है और 6 और का में अंतर नहीं कर पाता, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है उस बच्चे में? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका सीखने में अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने में अक्षमता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो कितनी शिक्षण अक्षमताएं हैं ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, उनके बारे में नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उसको डेली पढ़िए, ठीक है। शिक्षण अक्षमता 3-4 टाइप की होती है, 4-5 टाइप की होती है। अगला क्वेश्चन है 267 नंबर क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, लिखाना, क्रिया करना, कल्पना करना। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के कारण होते हैं। यह है आपका सीखना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सीखना सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268 नंबर, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उपयोग सभी? इनमें से किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ही सबसे अधिक घनिष्ठ मित्रता की अवस्था पाई जाती है अडल्ट्स में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 269 नंबर, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो क्या है चिंतन अनिवार्य रूप से? क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो चिंतन है अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि, ठीक है, चिंतन करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ऑप्शंस है, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो बी ऑप्शन को काट दीजिए कि एकमात्र निर्धारक है अनुभव, ये तो सही नहीं है। प्रबलन और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी को भी हम काट सकते।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, ये सही आंसर है। सो सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, पढ़िए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।